नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक दिगंत के दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे। इसका नाम उसने कहा था है। यह एक कहानी है जिसके रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कहानी को शुरू करने से पहले आइए हम रचनाकार के बारे में और उनके द्वारा किए गए साहित्यिक कार्य के बारे में जानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को जयपुर राजस्थान में हुआ था और यदि निधन की बात करें तो 12 सितंबर 1922 को। इनके मूल निवास स्थान की यदि बात करें तो गुलेर नामक ग्राम में, जो जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित शिवराम था। यदि इनकी शिक्षा की बात करें तो बचपन में इन्होंने संस्कृत की शिक्षा पाई थी। उसके पश्चात 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक की। फिर 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से ही इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। उसके पश्चात 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए तक की पढ़ाई इन्होंने की। यदि इनकी वृत्ति की बात करें, अर्थात किस तरह के कामों में आपने अपना जीवन यापन किया, तो 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आ गए। उसके पश्चात जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक नियुक्त हुए। उसके पश्चात 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने उस पद को सुशोभित किया। इन्होंने समालोचक नाम की पत्रिका, जो काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका निकलती थी, उसका संपादन भी किया है। यदि इनकी रचनाओं की बात करें तो इन्होंने 3 कहानियाँ लिखी हैं। सुखमय जीवन, जो 1911 में प्रकाशित हुई, बुद्धू का कांटा, वह भी 1911 में प्रकाशित हुई, और उसने कहा था, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं, वह 1915 में प्रकाशित हुई थी। 3 कहानियाँ लिखी हैं इन्होंने। इसके अलावा प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन आपने बहुत किया है। कछुआ धर्म, मारे सी मोहि कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवानाम प्रिय आदि प्रमुख निबंध हैं इनके। इसके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि पर टिप्पणियाँ भी प्रकाशित हुई हैं। यदि अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में आपने अ पोएम बाय भास, अ कमेंट्री ऑन वात्स्यायन्स कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध लिखा है, और देश प्रेम को लेकर भी कुछ कविताएं लिखी हैं। रचनाकार के बारे में थोड़ा और जानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं शती के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी उनकी गहरी गति थी। पुरातत्व, इतिहास, भाषाशास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय में अद्यतन, अर्थात उस समय की जो जानकारी होनी चाहिए वो भी थी, और तलस्पर्शी मानी जाती है, यानी गहराई में भी जानकारी थी उन्हें। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में निबंध,
लेख, टिप्पणियाँ बराबर लिखी हैं। वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। गूढ़ और विदग्ध अर्थात तपा हुआ, हास परिहास तथा व्यंग्य से परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक थे। जैसा कि हमने पहले देखा कि गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानियाँ लिखी हैं, किंतु इन्हीं 3 कहानियों के बल पर यह कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। उनकी कहानियाँ विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय से बहुत आगे की रचनाएं प्रतीत होती हैं और हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से प्रभाव पड़ा है। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निष्णात, गंभीर प्रकृति का विद्वान ऐसी सर्जनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ के ऐसे संतुलित संधान के साथ आधुनिक कथ्यों वाली ये कहानियाँ लिख सका, यह सचमुच चमत्कृत कर देने वाली, आश्चर्य से भर देने वाली रचनात्मक घटना है। ये कहानियाँ अपनी भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज भी उतनी ही तरोताज़ा और रचनात्मक कौतुक सरीखी प्रतीत होती हैं जितनी तब थी। कौतुक का अभिप्राय कतई यह नहीं कि इनकी विषय वस्तु या कथ्य कम महत्वपूर्ण अथवा अगंभीर हैं। सच्चाई इसके विपरीत है। इनकी विषय वस्तु और कथ्य अधिक गंभीर, महत्वपूर्ण तथा समय से आगे के हैं। आइए अब इस कहानी के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी हम आपके बीच रखते हैं। यहाँ प्रस्तुत कहानी उसने कहा था उनकी अमर रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। यह एक कालजयी रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी और इसके अनेक नाट्य रूपांतर भी हो चुके हैं। शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी स्वाभाविक उत्सर्गमय अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। यदि कहानी की बात करें तो कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह, यह नाम आपको बार बार पाठ में दिखाई देगा, लहना सिंह 8 वर्ष की एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है, तेरी कुड़माई हो गई है? कुड़माई का यहाँ अर्थ है मंगनी। तेरी कुड़माई हो गई है? लड़की धत कहकर भाग जाती है। एक दिन वह धत न कहकर भागने की बजाय कहती है, हाँ कल हो गई है। देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू? लहना सिंह हतप्रभ रह जाता है। इसके बाद लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम अर्थात फौजी दस्ता पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। इसके एक अन्य पात्र का नाम सूबेदार हजारा सिंह है। यह कौन है, यह आपको कहानी के बीच में पता चलेगा। वहाँ सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा था कि मेरे पति और बेटे बोधा एक अन्य पात्र है जो इस कहानी में उस फौजी दस्ता का ही एक सिपाही है, उसका ख्याल रखने के लिए कहती है। यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की है जिससे इन्होंने पूछा था, तेरी कुड़माई हो गई है। लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार की उस किरण को
दुनिया से बचाकर अपने हृदय में संजोए रहा और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हजारा सिंह और बोधा की रक्षा की है। इसी थीम पर आधारित, विषय वस्तु पर आधारित यह पूरी कहानी है। इस कहानी में आप काफ़ी आनंद महसूस करेंगे। यदि कहानी की बात करें कि यह कहानी किस प्रकार से रची बसी है, तो कहा गया है कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीयता है जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संचरण करती हुई गतिशीलता के साथ जबरदस्त असर डालती है। यानी यह कहानी आपके मनोमस्तिष्क पर एक अलग प्रकार का प्रभाव डालेगी। इस प्रकार प्रभावान्विति जो कहानी का प्राण मानी जाती है, उसका अद्भुत रचाव है। वातावरण की सृष्टि करने में लेखक को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। आरंभ से ही एक कुतूहल पाठक को अपने प्रभाव में बांध लेता है और कहानी को उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचाकर ही विराम लेता है। किंतु तब कहानी का प्रभाव मन में गूंजता रहता है और आप जब इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप भी महसूस करेंगे कि यह कहानी आपके अंदर बस गई है। तो आइए, हमने अभी रचनाकार के बारे में जाना और एक संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष रखा गया कि इस कहानी के अंदर क्या है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कार्ट वालों को बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आँखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चींथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हरेक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा करते हुए सफ़ेद फेटों, खच्चरों और बत्तकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी साहब जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। ये चूँकि पंजाबी भाषा में है, इसलिए उस भाषा का आप आनंद लें और इस कहानी में लेखक ने उसका अर्थ भी बताया हुआ है, उसको देखें। हट जा जिणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है। तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है? बच जा। ऐसे बम्बू कार्ट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। मैंने पहले ही बताया कि यह पंजाब के अमृतसर की कहानी है। वह अपने मामा के केश धोने के लिए
दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। अब आगे आप संवाद देखेंगे, वो जो लहना सिंह है और बाद में चल के जो सूबेदारनी बनती हैं, इन दोनों की एक लड़का जो 12 वर्ष का है अर्थात लहना सिंह और 8 वर्ष की है जो आगे चलकर सूबेदारनी बनती है, उन दोनों की पहली मुलाकात है यह, और उनके बीच कैसा संवाद होता है वह आप देखें। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हुआ हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई का अर्थ मंगनी होता है पंजाबी भाषा में। तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। यह निश्चल प्रेम की एक परिभाषा है और उदाहरण है। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत्त मिलता। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसी ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध, यानी कि जैसा अब तक होता आया था कि लड़का यह प्रश्न करता था कि तेरी कुड़माई हो गई है और लड़की का जवाब आता था धत्त, तो लड़के ने फिर यह क्रम 4-5 बार चलता रहा अलग अलग दुकानों पर। किंतु कुछ दिन के बाद जब लड़का पुनः यह प्रश्न करता है कि तेरी कुड़माई हो गई है, तो इस प्रश्न का उत्तर लड़के की आशा के विरुद्ध मिलता है। देखें क्या मिलता है। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसी ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू? लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। अर्थात उस लड़के को ज्यों ही यह पता चलता है कि उस लड़की की कुड़माई हो गई है अर्थात मंगनी हो गई है, पता नहीं क्यों उस लड़के को एक छिपा हुआ प्रच्छन्न क्रोध उमड़ता है उसके मन में, और वह घर तो जाता है लेकिन घर जाने के क्रम में कई प्रकार की घटनाएं करता जाता है। जैसे कुत्ते को मारना, एक वैष्णवी से टकरा जाना, और फिर यह सुनना कि क्या अंधे हो, दिखाई नहीं देता, या फिर एक छाबड़ी वाली जो दिन भर कुछ बेच कर आई है उसके सारे कमाए हुए चीज़ों को नष्ट कर देना, या फिर एक सब्जी वाला है उसके सब्जियों में दूध डाल देना अर्थात दूध को गिरा देना। ये सारी घटनाएं चलती रहती हैं क्रोध और उदास मन से। आइए आगे देखते हैं।
अब दृश्य बदलता है। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठ हड्डियां अकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीच में धंसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता ही नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। खंदक कहते हैं युद्ध के दौरान फौजी जब ज़मीन को कोड़कर और एक गड्ढानुमा स्थान बनाते हैं, उन जगहों को खंदक कहा जाता है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगर कोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। अब यह दृश्य बदलकर युद्ध का दृश्य हो गया है। लहना सिंह और 3 दिन है। संवाद चल रहा है। लहना सिंह और 3 दिन हैं। 4 तो खंदक में ही बिता दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झांपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। सिपाहियों की आपस में बातचीत हो रही है। सिपाही कह रहे हैं कि जैसे बिना हाथ फेरे घोड़ा बिगड़ जाता है, उसी प्रकार बिना युद्ध किए सिपाही, यदि वो लड़े ही नहीं तो सिपाही आलसी हो जाते हैं। और ये लोग 3 दिन से अपने खंदक में बैठे हुए हैं, किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं कर रहे हैं। आगे, मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी, सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है। तो हमने देखा कहानी के इस भाग में कि भारत से कुछ सिपाही जो पंजाब क्षेत्र से हैं, वह फ्रांस गए हुए हैं युद्ध के लिए, ब्रिटेन के तरफ से लड़ने के लिए, जर्मनी के विरुद्ध। लेकिन यह सारे खंदक में बैठे हुए हैं और इन्हें युद्ध करना अभी फ़िलहाल नसीब नहीं हो रहा है। इन्होंने यह भी चर्चा की है कि जर्मन कैसे युद्ध करते हैं, छिपकर युद्ध करते हैं। इस स्थिति को वो सारे सिपाही आपस में बातचीत के जरिए मन को हल्का कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। हमने कहानी के इस हिस्से में 2 भाग को देखा। एक भाग जिसमें लहना सिंह जो मुख्य पात्र है वह छोटा है, बच्चा है, और सूबेदारनी जो लड़की है 8 वर्ष की, उन दोनों की मुलाकात और बातचीत
कैसे दोनों में संवाद होता है, और उस संवाद के बाद यह दृश्य जो युद्ध का दृश्य है, उस दृश्य में हमने देखा कि युद्ध जारी है। तो कहानी के अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे इस युद्ध की अंतिम स्थिति आती है। उसको हम कहानी के अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।